हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो पिछला दिन का ग्रुप डिस्कशन हुआ था वो पॉलिटी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इतिहास पर उसके क्वेश्चंस का सीरीज हुआ था, जो आईएएस और पीसीएस का प्रीवियस ईयर था। आज थोड़ा हटकर कुछ करने का प्रयास हम कर रहे हैं और आज स्पीडी के बुक का डिस्कशन चालू कर रहे हैं। स्पीडी में जो सार संग्रह दिया हुआ है, ठीक है, वो जितने भी रेलवे के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, जैसे जीडी तुरंत आने वाला है, इस तरह के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। तो शुरू करते हैं आज का। चलिए बताइए लोग, सब लोग, कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। मुख्यतः मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को हम लोग पिता कब बोलते हैं? जब मान लीजिए कि सुनियोजित ढंग से किसी भी सब्जेक्ट को पहली बार जो लिखता है सुनियोजित ढंग से, उसको हम उस चीज का फादर बोल देते हैं। जैसे इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? नगर नियोजन और तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो अपने सुनियोजित शहर के लिए थी। अब सोचिए, सुनियोजित शहर, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल का बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। आप सोच सकते हैं कि आज भी हम लोग जिस एज में जी रहे हैं, ठीक है, हम लोग को ग्रामीण सभ्यता बहुत जगह देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन आज से समझ जाइए कि करीब 4000 वर्ष पूर्व, 2500 ईसा पूर्व क्या हो जाएगा? करीब 4500 4000 ईसा पूर्व। उस समय भी शहरी प्रणाली चलता था। सोच लीजिए, शहरी प्रणाली उस समय भी था। उस समय के भी लोग कितने आगे हुआ करते थे, ये सोचने वाला बात, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? वो प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन। कृषि और पशुपालन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। आपको पता होगा, हाँ, दोनों आता है। कृषि के साथ पशुपालन ज्यादा मुख्यतः कृषि, मगर आर्य सभ्यता पशुपालन से ज्यादा इंडिपेंडेंट, वो भी कृषि पे, दोनों में लगभग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए लोग कि सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, आज जैसे कैसे है कि हम लोग दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो उस टाइम के जो लोग थे, जो 2500 ईसा पूर्व के थे, उस टाइम के लोग सबसे ज्यादा क्या पैदावार करते थे? क्या उस टाइम फेमस था? तो जौ और गेहूं। जौ और गेहूं जो आज भी पाए जाते हैं, आज भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, चावल थोड़ा कम होता होगा, मे बी का चावल होता था। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्या है? अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पूर्वी और पश्चिमी पूछ रहा है। अब मान लीजिए कि उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता था, आज से अगर रिलेट करके देखें तो इसको चौहद्दी बोला जाता है। अगर ठेठ में बोलें तो इसको चौहद्दी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि भारत की चौहद्दी को हम लोग कैसे बोलते हैं? उत्तर में हम लोग का हिमालय है, ठीक है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो उस टाइम जो सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है, उसका आखिर चौहद्दी क्या था? तो यही ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, ठीक है। अब आइए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर देखें सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा था, तो वो था आलमगीरपुर। अगर आलमगीरपुर का हम बात करें तो वो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था? याद है? कोई बात नहीं, चलिए अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। अगला देखते हैं, जो सबसे पश्चिमी पूरा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कौन सा था? वो था सुतका गेंडोर। ठीक है, क्या नाम था? सुतका गेंडोर, ठीक है। सबसे पूर्वी कौन सा था? आलमगीरपुर। सबसे पश्चिमी कौन सा था? सुतका गेंडोर। बिल्कुल, आगे बढ़े। पाकिस्तान में। अब जो सुतका गेंडोर था वो सिंधु पाकिस्तान के वर्तमान बलूचिस्तान में, ठीक है। बलूचिस्तान जो है वो पड़ता है पाकिस्तान में। अरे पूरा पाकिस्तानी भारत का हिस्सा है, क्या दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्या है। अब देखिए, अभी इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था पूर्वी पूछा था और पश्चिमी पूछा था, अब ये उत्तरी और दक्षिणी पूछ रहा है। तो सबसे उत्तरी जो था, ठीक है, उसका नाम था क्या, बताइए लोग। मांडा। मांडा। उत्तरी मांडा जो था जम्मू कश्मीर में मांडा पड़ता है। चेनाब नदी पर क्वेश्चन भी पूछता ठीक है, हाँ। मांडा किस नदी पर है? मांडा जो है चेनाब नदी। ठीक है, और सबसे जो दक्षिणी था उसका क्या नाम था, दैमाबाद। दैमाबाद। दैमाबाद वर्तमान महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उस टाइम का जो चौहद्दी था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो भी कम फैला हुआ नहीं था। आप समझ सकते हैं कि उत्तर में मतलब हिमालय वैली से, मतलब हिमालय से, उसके बाद आप पूरब में चल जाइए यूपी, ठीक है, पश्चिम में चल जाइए पाकिस्तान का बलूचिस्तान, अगर दक्षिण में चल जाइए तो महाराष्ट्र तक। यानी कि उस टाइम भी एरिया कम नहीं था। ठीक है, अच्छा बता सकते हैं लोग कि आज का जो हम लोग का वर्तमान भारत है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 32,87,263। तो अगर उस टाइम के तुलना में, अगर इस टाइम का हम तुलना करें तो आज पाकिस्तान का जितना भी रीजन है वो हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र से नीचे के तमिलनाडु तक का रीजन हम लोग के पास है। यानी कि अगर हम बोलें तो उस टाइम भी करीब 30 लाख या मतलब 25 लाख तो करीब होगा ही क्षेत्रफल, है कि नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता जो था उसके बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, तो वो चार्ल्स मैसन। ठीक है, किसने? चार्ल्स मैसन ने दिया था। ठीक है, अब आते हैं, बताइए लोग, क्या आप बता सकते हैं लोग कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी। दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल के मतलब नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा सब काम करवाया गया। 1921 में करवाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सिंधु स्थल है सिंधु घाटी का, वो उसको क्या बोला जाता है, जिसको मृतकों का टीला बोला जाता है। ठीक है, उसको खोदने का काम, मोहनजोदड़ो को खोदने का काम कब किया गया था, वो भी 1922 में। राफल दास बनर्जी। 1921 में हड़प्पा वाला और 1922 में मोहनजोदड़ो वाला, जिस पर एक मूवी भी आया था ऋतिक रोशन साहब का। हाँ जी, ठीक है, तो उसकी खुदाई किसने करवाया था, राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी 1922। ठीक है, और 1921 में कौन थे, दयाराम साहनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। अभी ये क्वेश्चन डिस्कस भी हो गया कि सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी, किस प्रकार की सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था उस टाइम लोहा पाया जाता था नहीं, उस समय लोहा नहीं पाया जाता था, उस समय कांस्य पाया जाता था। कांसा किस चीज का मिश्रण होता है, तांबा और शायद कॉपर का और टीन का सॉरी कॉपर का और टीन का। ठीक है, तो उस टाइम जो मतलब था किस चीज का, मतलब लोहा नहीं था उस टाइम, लोहा से अपरिचित थे लोग हड़प्पा से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। लिपि मतलब वो किस तरह से लिखते थे, चित्रात्मक लिपि थी। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये कैसे है, आज के मतलब जो हम लोग हैं किस तरह से लिखते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है चीज। ठीक है, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लिखते नहीं थे, वो कोई निशान बना देते थे। ठीक है, जैसे कहीं मछली का निशान मिल गया है, कहीं कुछ का निशान मिल गया है। अब सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात ये है कि हम लोगों को तो पता है कि ये लिखा हुआ है तो भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा हुआ है, लेकिन उस टाइम के लोग जो ये सारा का सारा साइन छोड़ के गए हैं, जितना भी चीज लिखते हैं उसके बारे में आइडिया अभी तक नहीं लगा पाएगा। ठीक है, अभी तक ये आइडिया नहीं लगा है कि उन लोगों के लिखने का मतलब क्या था, तात्पर्य क्या था। इसीलिए उस टाइम का जो भी साक्ष्य मिला है, ठीक है, लोग बस एज्यूम किए हैं अपने आप से, मतलब एकदम क्लियर नहीं है कि यही चीज है, अपने से एज्यूम किए हैं। अलग अलग स्थलों की खुदाई हुई है, अलग अलग स्थलों से जो भी चीज मिले हैं उसके आधार पर वो एज्यूम किए हैं कि उस टाइम का सभ्यता इस तरह का रहा होगा। अब मान लीजिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें कि मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, एकाएक दीवार गिर गया
ठीक है, तो हम लोग तो लग जाएंगे बढ़िया से। मान लीजिए कि कई हजारों साल बाद, ठीक है, यहाँ पर खुदाई होती, ठीक है, और हम लोगों का ये सारा का सारा जितना भी सेटअप है किया हुआ मिलता है, हम लोग का किताब मिलता है खुदाई में, ठीक है, हम लोग का मोबाइल मिलता है खुदाई में। तो मान लीजिए कि उस टाइम के लोग को मानते हैं कि ये वाला लैंग्वेज नहीं पता चलता होगा, तो वो किस तरह से एज्यूम करने का प्रयास करेंगे, जो उस टाइम जो भी आविष्कार हो गए होंगे उससे तुलना करके सोचेंगे कि हाँ उस टाइम के लोग भी ऐसे हुआ करते थे, है कि नहीं है, उस टाइम के लोग भी कपड़ा पहना करते थे, हो सकता है उलंटे हो सब। ठीक है, मतलब कि भविष्य के घर में क्या छुपा है क्या जानते हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान सभ्यता है वो कपड़ों को छोटा ही करते जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये तो आपको पता चल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक, ठीक है, मतलब चित्रात्मक रूप से वो चीजों को लिखा करते थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि मिस्र के राजा क्या कहलाते थे उस टाइम, जो मिस्र के राजा थे। सही है, मिस्र के राजा थे जो थे वो फराओ फराओ, ठीक है, तो फेराओ, उनको फेराओ बोला जाता है। फेरो ठीक है, इंग्लिश में फेरो, हाँ इंग्लिश में फेरो बोला जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप पबजी प्लेयर हैं तो आपको पता होगा क्योंकि आजकल फेराओ पर पबजी में बहुत चल रहा है सब चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइम के मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फेराओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खरोष्टी लिपि लिखी थी, मतलब कि खरोष्टी जो लिपि थी उस टाइम वो किस तरह से लिखी जाती थी। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग का वर्तमान देवनागरी लिपि हिंदी, ठीक है, तो हम लोग बाएं से मतलब पेन रखते हैं और दाहिने की तरफ लिखना चालू करते हैं। ठीक है, अगर उर्दू लैंग्वेज का बात करें तो हम लोग दाएं से पेन रखते हैं और बाईं तरफ लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो लिपि है खरोष्टी, वो किधर से किधर को लिखा जाता था? खरोष्टी आपको दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी कि वर्तमान उर्दू जो है उस टाइम मतलब खरोष्टी लिपि भी लिखा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह देन है किसका? हम लोग जैसे अगर मतलब हिंदू रिलीजन का बात किया जाए तो जो स्वास्तिक चिन्ह है उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों से पूछ देते हैं कभी कभी कि क्या आपको पता है कि ये स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला था, तो लोग बहुत चक्के रह जाते हैं, कुछ तो जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आज से आप लोग जवाब दे दीजिएगा इस बात का। ठीक है, कि जो स्वास्तिक चिन्ह है वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, पता है ना स्वास्तिक का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे जेड लिखा रहता है 2 ठो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। तो वो आग जलाना सीखे थे सर्वप्रथम। आप समझ सकते हैं कि बिना आग जलाए क्या ही हो सकता है, ना ही खाना पकेगा ना ही कुछ होगा। तो जब स्टोन एज हुआ करता था, स्टोन एज कहने का मतलब पाषाण काल, ठीक है, स्टोन का हिंदी पाषाण। ठीक है, अब उसको स्टोन एज क्यों बोला जाता था? क्योंकि उस टाइम जो लोग शिकार करते थे वो पत्थर को मतलब बांध देते थे लकड़ी में और उसी से शिकार किया करते थे। पत्थर के हथियार हुआ करते थे। क्योंकि उस टाइम के लोग उतने मतलब डेवलप नहीं थे। ठीक है, तो चूंकि पत्थर से शिकार किया करते थे, पत्थर से ही आग जलाने का काम किया करते थे, तो उस टाइम के लोगों को, ठीक है, बोला जाता था क्या, मतलब स्टोन एज उस टाइम के काल को बोला जाता था। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछता है कि मैंने आग का आविष्कार किस काल में हुआ? हाँ, तो पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब जो ये पाषाण काल है, स्टोन एज है, वो 3 एज ग्रुप में बटा हुआ है। एक है कि पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। ठीक है, तो इस तरह से आग का जो खोज हुआ था वो कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था। यानी कि सबसे पहले, काहे कि आप स्टोन एज को जब बांटते हैं 3 क्राइटेरिया में, तो सबसे पहले आता है मतलब सबसे पहले कौन सा आता है? ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल, यानी कि सबसे पहले हुआ था, यानी कि पूरा पाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार। ठीक है, आग का आविष्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया? कुत्ता को। तो सबसे पहले देखिए कुत्ता कितना प्यारा जानवर होता है, और सबसे पहले पालतू भी ये कुत्ता ही बना था। ठीक है, कितना बढ़िया बात है। ठीक है, जानते हैं मुख्यतः होता क्या। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था। अच्छा, जानते हैं इसके पहले एक स्टोरी जोड़ देते हैं कि आखिर कुत्ता कैसे बना होगा इन लोगों का पालतू। जैसे जब पाषाण काल चल रहा था, स्टोन एज चल रहा था, तो लोग क्या किया करते थे? शिकार करते थे और खाते थे। शिकार करेंगे और खाएंगे। जानते हैं कोई भी सभ्यता तब तक नहीं बच सकता जब तक कोई स्टेबल होके एक जगह नहीं रहे, है कि नहीं? अब मान लीजिए कि खाना बदोश लोग, यानी कि आज हम यहाँ मार के खा रहे हैं, कल कहीं और जाके मार के खा रहे हैं, परसों कहीं और जाके मार के खा रहे हैं, तो बताइए कि कोई किसी को पालतू बना सकता है उस टाइम? हो ही नहीं सकता। तो होता क्या था कि जैसे जैसे स्टोन एज आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था, ठीक है, लोग क्या कर रहे थे कि खेती करना सीख रहे थे धीरे धीरे, ठीक है, खेती का आविष्कार हो रहा था। जितना भी हम लोग सभ्यता देखते हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता देखते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता देखते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कोई भी सभ्यता हम लोग देखते हैं वो कहीं से बसा होगा। तो जैसे ही पाषाण काल से लोग निकल के आए होंगे, ठीक है, धीरे धीरे वो खेती करना सीखे होंगे, ठीक है। खेती करना सीखे तो लोग, चूंकि खेती आप जगह जगह घूम के नहीं कर सकते, आपको एक जगह ही रहना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा, उसके बाद खेती करना पड़ेगा, वहां से जो अन्न मतलब उपजे उसको आपको वहीं से खाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि लोगों में अस्थिरता आया। पहले क्या था कि आज यहाँ शिकार किए, कल वहां शिकार किए, परसों वहां शिकार किए, लेकिन जैसे ही खेती शुरू हुआ तो क्या हुआ कि लोग स्टेबल होना शुरू हो गए, यानी कि एक जगह अब धीरे धीरे कॉलोनी बना के रहने लगे, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि लोग शिकार करते थे तो उतना ही अर्न कर पाते थे या उतना ही मार पाते थे जितना वो खुद खा सके। लेकिन जैसे ही खेती शुरू हुआ तो लोग अब अपने मतलब खाने से ज्यादा उत्पादन करने लगे। अब सोच लीजिए कि अगर आप अपने खाने से ज्यादा किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आप किसी और काम में भी अपने आप को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पापा हैं, हम लोग की मम्मी है, वो आज अर्न कर रही हैं, वो अपने यूथ से ज्यादा अर्न कर रही हैं, तब वो हमको सपोर्ट कर पा रहे हैं। आज जब वो सपोर्ट कर पा रहे हैं तो हम लोग को खेती नहीं करना पड़ रहा है या अभी कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नए नए चीजों को देख रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से होता है? ये तभी होगा जब सरप्लस प्रोडक्शन होने लगे। सरप्लस प्रोडक्शन अब जैसे 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 सभ्यता बसने लगा, लोग एक जगह एकजुट होने लगे, तो क्या हुआ कि अब जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था, तो इंसान का एक बहुत ही गंदा फितरत है कि जब चीजों की अधिकता उसके पास हो जाती है तो वो चीजों को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो लोग जब ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तो वो क्या करते थे कि चीजों को अब बर्बाद करना चालू कर दिए। खाना बचा उसको फेंक दिए, खाना बचा उसको फेंक दिए। तो कुत्ता जो जानवर है इसी सब चीज के फिराक में रहता है, ठीक है। तो वो उन लोगों का फेंका हुआ चीज कुत्ता आके खाने लगता था सब। अब धीरे धीरे इसी तरह से, चूंकि कुत्ता एक लविंग नेचर का मतलब क्रिएचर है, ठीक है, तो वो इंसान के साथ घुलने मिलने लगा। इंसान को भी लगने लगा कि ये बहुत काम का चीज है, अगर कुत्ते अगल बगल रहते हैं तो कोई चोर उचक्का नहीं आ पाता है, या कोई जानवर है या बहुत लविंग नेचर के वो। तो इसी तरह से लोग इसको पालतू बनाए होंगे। आप समझे कि सभ्यता का विकास कैसे होता है, ठीक है। जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है तभी कोई काम स्टार्ट होता है। आज हम लोग जो कुछ सीख रहे हैं वो इस कारण सीख पा रहे हैं क्योंकि अदर लोग, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन हम लोग को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जब तक सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग का देश अब जीडीपी में आगे बढ़ रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग का सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और जैसे जैसे बढ़ेगा हम लोग पूरे विश्व में सुपर पावर बनते जाएंगे। आज भले सुपर पावर अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, लेकिन आने वाले ये बड़े बड़े लोग भी कह गए हैं कि जितना युवा यहाँ पर हैं, ठीक है, आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जब भारत एक दिन फिर से सुपर पावर होगा। हिस्ट्री में तो था ही, मतलब कि फ्यूचर में भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी तो किस तरह की सभ्यता थी, कब की सभ्यता थी? तो आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। जब इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं तो उसको 3 कालखंड में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? आद्य ऐतिहासिक, एक मतलब हाँ, एक होता है प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक, ठीक है। 3 कालखंड में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो जो होता है, मान लीजिए कि जब का साक्ष्य अवेलेबल हो, ठीक है,
मतलब साक्षी उतना नहीं मिले तो उसको प्राक ऐतिहासिक में रखते हैं, मतलब सबसे पहले। ठीक है, अब आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं कि जैसे हम लोग को कुछ मिला हो पहले का, मिला हो, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, पढ़ नहीं पाते पढ़ नहीं, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, हाँ। ठीक है। और एक होता है कि हम लोगों के पास पूरा का पूरा मतलब कि साहित्य उस समय का लिखा हुआ अवेलेबल है, सारा का सारा, जैसे ताजमहल है हम लोग का, जानकारी है, बहुत पहले ताजमहल बना था लेकिन हम लोग के सामने दिखाई देता है, तो इस चीज को हम मतलब ऐतिहासिक चीजों में पढ़ते हैं। ठीक है, जी पढ़ सकते जैसे होता है, दोनों सकते हैं। होता है प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। चलिए, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता वो एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो है वर्तमान रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अब रावी नदी कहाँ पर है, तो रावी नदी मतलब पंजाब की तरफ से बहता हुआ आता है, जम्मू कश्मीर से इसका मतलब उद्गम होता है। ठीक है, तो वहीं से ये बहते हुए आता है रावी नदी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब रावी नदी किस नदी का, किस रिवर सिस्टम का हिस्सा है, तो सिंधु रिवर सिस्टम का ये हिस्सा है। सिंधु रिवर सिस्टम में उसके बाईं तरफ से करीब 5 नदियां जाके मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो वो है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 नदियां आके मिलती हैं। अब इसमें जो ब्यास रिवर है, ठीक है, उसको पुराने कालखंड में क्या बोला जाता था, विपासा। ठीक है, आज उसको ब्यास बोला जाता है, पहले विपासा बोला जाता था। मतलब कि जितनी भी ये 5 नदियां हैं उनको इतिहास में कुछ और बोला जाता था, आज कुछ और बोला जाता है। और इसी इंडस रिवर सिस्टम के नाम पर आज जो हम लोगों का भारत है, ठीक है, उसका नाम भी रखा गया है इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा स्थित है कहाँ, सिंध पाकिस्तान में ना? हड़प्पा आपको स्थित है वर्तमान मतलब हाँ पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे किसी भी अगर मतलब उस टाइम का जो हड़प्पा स्थल था उसके अंत में अगर जोदड़ो शब्द मिले, जैसे दड़ो अंत में, तो समझ जाइए कि वो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। जैसे चुनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसी तरह से जितना भी दड़ो नाम से मिले ना वो मतलब पाकिस्तान का हिस्सा मिलेगा मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कि और सब भी होगा, ये आपको ये समझने के लिए कि अगर दड़ो लगा हुआ है तो वो सिंधु घाटी है, मतलब झिलवा वाला बाकी नाग लागल रही तो सब जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, सीमेंट तुझेगा। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, रावी के किनारे स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। अब बंदरगाह क्या होता है आपको पता है, मतलब उस टाइम जो लोथल प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, आज भी हम लोग के देश में बहुत सारे बड़े छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, 10-12 बंदरगाह तो ऐसे ही पढ़ने को मिलते हैं बड़े बड़े। जैसे हम लोगों के देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन सा बंदरगाह जनरेट करता है, तो मुंबई बंदरगाह। ठीक है, वहीं पर बम्बई हाई है, वहां से तेल भी निकलता है और वहां से ट्रेड भी होता है बहुत ज्यादा। तो आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि आज के लोग तो इतने विकसित हैं कि बंदरगाह का निर्माण कर देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम के लोग विकसित नहीं थे। उस टाइम के लोग भी, लोथल वर्तमान गुजरात में पड़ता है, ठीक है, और उस टाइम भी बंदरगाह हुआ करते थे। यानी कि इस बात से आपको क्या समझ में आता है, कि इस बात से ये समझ में आता है कि उस टाइम भी, ठीक है, जल के थ्रू, समुद्र के थ्रू व्यापार हुआ करते थे, ट्रेड हुआ करते थे। समझ में आया। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल है। अगला बढ़ते हैं कि हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको क्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था जिसके बारे में जानकारी नहीं था, ठीक है, तो वो है लोहा। आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, आज हम लोग के समाज से अगर लोहा को बहिष्कृत कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो आपको पता है कि हम लोग कितने पीछे चले जाएंगे। ठीक है, उस टाइम के लोग, उन लोगों के पास लोहा नहीं था और नहीं होने के बाद भी उन लोगों का सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। आप लोग सोच लीजिए कि वो कितने आगे रहे होंगे और कितने डेवलप रहे होंगे। अगर हम आप पर ये क्वेश्चन छोड़ते हैं कि अगर उन लोगों के पास लोहा होता तो आप खुद से एज्यूम कीजिए कि वो कहाँ होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था। यानी कि देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि पहले का जो स्थल हुआ करता था, वो अलग अलग स्थल पर मिट्टियों का रंग भी करीब करीब अलग अलग होता था। यानी कि आप मिट्टियों के रंग से उसके स्थल का भी पता लगा सकते थे।
हड़प्पा सभ्यता में। अच्छा। ठीक है, तो जो बहुत ही जैसे नॉर्मल यूज में जो कलर लिया जाता था उस टाइम, तो हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। यस वैसे आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता जब डीप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अलग अलग स्थल के लोग थे वो जब पेंट करते थे तो अलग अलग कलर में करते थे। ठीक है, तो इससे जो आजकल के हिस्टोरियन है उनको पता चला, ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ अगर इस कलर का कोई चीज मिला है तो पक्का उसी स्थल से होगा। ठीक है, इन जनरल कौन सा यूज किया जाता था? रेड कलर। रेड। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदभांड या चावल के दाने कहाँ से मिले, बताइए। लोथल गुजरात। ठीक है, मृदभांड और चावल के दाने जो हैं वो लोथल से मिले। ठीक है, और यानी कि इससे क्या सिद्ध होता है कि उस टाइम भी चावल हुआ करता था। यस उस समय का प्रमुख फसल कौन कौन सा था? जौ और गेहूं था। Yes. ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई और फसल नहीं था। ठीक है, मतलब आज जितना फसल होता है मैक्सिमम उस टाइम भी वो फसल हुआ करता था। शायद उस टाइम एक मड़ुआ नाम का फसल नहीं हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? जैसे हम बोले कि हम लोग अभी किस काल में जी रहे हैं? 21वीं सदी। ठीक है, 21वीं सदी में जी रहे हैं। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम लोग कौन से सदी में जीते होंगे? ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये इसका कहने का मतलब समझे, हम लोग 2000 साल हो गया, हम लोग 2022 में हैं। ठीक है, तो 2022 ये, ठीक है, और जब जीरो हो जाएगा, जीरो से पहले चलिएगा तो बीसी में आना चालू होगा, तो उससे भी 2500 साल पहले, यानी कि टोटल 4500 साल हो जाएगा। यानी कि आज से 4500 साल पहले ये सभ्यता हुआ करती थी। सोच लीजिए, एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है एक इंसान का वो 70 साल होता है, 60 साल होता है। ठीक है, 4500 साल पहले जाने के लिए हम लोग को ना जाने कितना बार मरना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना जाने ये सब कैसे कैसे खोज दिया है, सब क्या कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान पाकिस्तान में है। कोई दिक्कत नहीं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वर्तमान पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो वो राखलदास। ठीक है, ये हम लोग अभी कुछ देर पहले भी चर्चा किए थे कि मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है कहाँ से? नर्तकी तो मोहनजोदड़ो से। यस यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसमें डांस भी होता था। आज के लोग भाई बहुत ही डांस के दीवाने हैं। आज तो पता ही चलता होगा कि टिकटॉक पर कितने कितने लोग मतलब थे इससे पहले। ठीक है, जो अपने आप को बहुत सभ्य भी बोलते थे, लेकिन मतलब सब चलता था। ठीक है, तो उस टाइम भी लोग शौकीन हुआ करते थे, ये बात नहीं है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। यानी कि मोहनजोदड़ो के लोग डांस पसंद करते थे। अच्छा, आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए आज जो डांस हम लोग को दिखाई देता है वो तो हम लोग देखते हैं, उस टाइम के लोग कैसे डांस करते हैं? पता नहीं क्या आड़ाती डालते, अच्छा कैसे करते होंगे, क्या पता। हाँ, हो सकता है हम लोगों से बढ़िया करते हैं, या बंदर जैसा कूदते हो, क्या हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। तो नर्तकी की जो कांस्य की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सैंधव सभ्यता यानी कि इमारत आज बता रहे हैं जिसे सैंधव घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा मतलब प्लेस हुआ करता था देखने में कि ये भयंकर। ठीक है, तो वहाँ जो अन्नागार मिला है जहाँ पर अन्न कीप किया जाता है चीजों से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए या पर्यावरण। गोलघर समझ ना, गोलघर है ना, जैसे पटना में गोलघर है, वो प्रिजर्व मतलब अन्न प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अन्नागार था वो सबसे बड़ा हुआ करता था उस टाइम। अब जैसे आज हम वर्तमान में बात करते हैं तो एक सऊदी अरेबिया में है एक करके बहुत ऊंचा बिल्डिंग है, क्या बोला जाता है? बुर्ज खलीफा। तो मान लीजिए कि अगर कभी 5000 साल बाद जब हम लोग का अस्तित्व मिट जाए, फिर से कभी मतलब कि खोज हो हम लोग के बारे में, तो उस टाइम के लोग ये चीज पढ़ रहे होंगे कि आज के लोगों का सबसे बड़ा स्थल, सबसे ऊंचा स्थल कौन सा था? तो वो सऊदी अरब वाला हो, बुर्ज खलीफा। इमारत है ना। ठीक है, हाँ, मेरे कहने का सेंस वही है। ठीक है, कभी कभी सेंस भी पकड़ लिया। चलिए आगे देखते हैं।
तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक है, जिसे सबसे बड़ा स्मारक था Yes. वो बृहत स्नानागार। स्नानागार। ठीक है, हाँ, सबसे प्रमुख कौन सा था? ठीक है, तो वो था बृहत स्नानागार, सबसे प्रमुख था। और सबसे बड़ा कौन सा था? अन्नागार। ठीक है, आप शॉक हो जाएंगे अगर आप कभी मतलब गूगल में जाइएगा, सर्च कीजिएगा कि उस टाइम का स्नानागार, तो आपको दिखेगा कि एकदम मस्त क्यूबिकल फॉर्म में वो स्नानागार बनाया हुआ है। क्यूबिकल फॉर्म में, जैसे आज का हम लोगों का स्विमिंग पूल होता है उस टाइप का ही बनाया हुआ है। ठीक है, ऊपर से आपको वर्गाकार दिखाई देगा, नीचे जाइएगा तो क्यूबिकल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सीढ़ी बनाया हुआ है नीचे उतरने के लिए उसमें, एकदम स्विमिंग पूल। हाँ, तो उस टाइम के लोग भी शौकीन हुआ करते थे। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि उस टाइम भी स्विमिंग पूल था। ठीक है, आप सोच सकते हैं, आप ये सोच सकते, हाँ आप सोच सकते हैं कि स्नानागार मिला है, समझ रहे हैं ना, वो भी सबसे फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, जिसे आज जो इराक है वर्तमान में, उस समय मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करता था। अच्छा। ठीक है, दो नदियां थी, दजला फरात। दजला और फरात। दजला फरात नदी के मतलब बीच में, संगम पर ही, उधर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी थी। हम आपको पहले ही बताए हैं कि सभ्यता कहाँ बन सकता है? सभ्यता वहीं बन सकता है जहाँ खेती का प्रॉपर साधन हो। ठीक है, अब समझ जाइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता ये कहाँ बसी हुई है? तो ये सिंधु नदी के तट पर बसी हुई है, सिंधु नदी और उसके सहायक नदियां। ठीक है, तो जब तक कहीं नदियों का सोर्स नहीं होगा वहां पर सभ्यता नहीं बस सकता, क्योंकि खेती नहीं होगा फिर। तो इसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था वो दजला फरात नदी के संगम पर था। तो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया, जिसका आधुनिक नाम इराक है, का अर्थ क्या है? ये मेसोपोटामिया जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो ये है दो नदियों के बीच की भूमि, दोआब। ठीक है, आज हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको दोआब बोलते हैं। ठीक है, अगर ये जैसे दो नदियां आपस में आके मिल रही हैं, ठीक है, तो उनके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम दोआब बोलते हैं। ठीक है, और जो दो नदियां बहुत दूर से आकर मिलती हैं, ठीक है, तो उसको याजू बोला जाता है। ठीक है, एक टर्म है याजू और एक है दोआब। तो आपको पता चल गया कि याजू और दोआब में क्या अंतर होता है। ठीक है, अगर संकीर्ण क्षेत्र में आके मिलती हैं तो वो दोआब है, और बहुत बड़े क्षेत्र से आके नदियां आपस में मिलती हैं तो वो याजू है। ठीक है, अब आते हैं, तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया बोला जाता था उस टाइम। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? तो ये हम लोग अभी भी चर्चा कर लिए थे कि 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई थी। दयाराम साहनी और जॉन मार्शल का एक कमाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा किसका किया था? जैसे आज हम लोग देखते हैं, आज हम लोग बहुत सारे कम्युनिटीज में बटे हुए हैं। जैसे हम लोग हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ ईसाई हैं, सबके अपने अपने गॉड हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ठीक है, तो उस टाइम के लोग जो होते थे वो भी पूजा किया करते थे, और वो किस चीज की पूजा करते थे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो मातृ देवी। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों ने मातृ देवी की पूजा की। आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम के लोग इतने एडवांस थे। आज हम लोग का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक समाज है। कहने का मतलब है कि यहाँ जो फादर होते हैं वो डोमिनेट करते हैं फैमिली को। हाँ। अगर मान लीजिए कि एक फैमिली में मतलब एक अच्छा खासा फैमिली है जिसमें माता है, पिता है, बाल बच्चे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा किसका चलता है? तो पिताजी का चलता है। उसके बाद किसका चलता है? माताजी का चलता है। ठीक है, और ये आज से नहीं, मतलब कि वैदिक एज से ये चलता आ रहा है। ठीक है, वेदों के एज से कि वहां पर सुपीरियर कौन होगा? तो फादर होगा। ठीक है, इंफीरियर कौन होगा? तो माता होंगी। हाँ, ये लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो हम बात करते हैं उस टाइम माता सुपीरियर हुआ करती थी, इसीलिए ये लोग मातृ देवी की पूजा भी करते थे। ठीक है, तो जैसे कि आर्य मतलब कि पितृ सत्तात्मक मैंने कहा, उनका वंश का नाम पिता के आधार पर चलता था, यही मतलब ये भी कह सकते हैं, जैसे डोमिनेट फादर करते थे। हाँ। ठीक है, ये बात तो सोच सकते हैं कि पहले के लोग महिलाओं को कितनी इज्जत, कितना सम्मान दिया करते थे। ठीक है, अभी आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक राजा हुआ करते थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। पढ़िएगा कभी, वो भी अपनी माता को बहुत इज्जत दिया करते थे, और वो भी जो समाज बना के रखते थे वो मातृ सत्तात्मक ही समाज बना के रखते। यहाँ हम लोग का मगध साम्राज्य भी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, उनका नाम सातकर्णी था, उनकी माता का नाम गौतमी था, तो अपने आप को वो कंप्लीट बोलते थे गौतमी पुत्र सातकर्णी।
ठीक है, तो ये इससे भी पता चलता है कि वो अपनी माता की कितना इज्जत किया करते थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की नाम भी मतलब कि माता की नाम है, जैसे कि पहले माँ का नाम नहीं है, बाद में मौर्य। तो सब लोग भी, हम आज भी हम लोग भी अपने माता का सम्मान करते हैं, लेकिन उस टाइम भी लोग किया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या 18। ठीक है, तो 18 पुराण हुआ करते थे। यस। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। तो अगर हम सबसे पुराने पुराण की बात करेंगे तो सबसे पुराना पुराण कौन था? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण बोला जाता है उसको। ठीक है, मान लीजिए कि जो थी मौर्य एम्पायर हुआ करता था, उसके बारे में जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी किस पुराण में दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य विष्णु पुराण। ठीक है, तो यानी कि आपको ये पता चल रहा होगा कि पहले के जो वेद और पुराण और बड़े बड़े जो किताब लिखे हुए थे, उनके आधार पर भी हिस्ट्री बनता है। यानी कि उनका किताब पढ़े तो उससे भी पता चला कि उस टाइम के लोग क्या क्या किया करते थे। सोच लीजिए नॉलेज में कितना पावर है। आज ये जो भी चीज लिखा हुआ है, कल हम लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन ये लिखा हुआ अजर है, अमर है। अगर आगे भी लोग अगर इस सब चीज को देखें तो उनको पता चलेगा कि आज के हम लोग कैसे रहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, गुप्त काल में इसकी रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये अभी मत्स्य पुराण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुराणों के रचयिता कौन थे? ये जो पुराण हम लोग देख रहे हैं 18 पुराण, इसको रचित कौन किया था, लिखा कौन था? तो दो लोग थे, दो लिखते थे, एक लोहमर्ष एवं उग्रसर्वा। उनके पुत्र ठीक है, पिता पुत्र थे लोहमर्ष और उग्रसर्वा, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था पुराण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। वेदांग 6 है। ठीक है, अब वेद जो उस टाइम के लोग लिख के गए थे, और वेदांग किस लिए लिखा गया था? ताकि वेदों को सरल बनाया जा सके। हाँ, सरल या समझा जा ठीक है, वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए। तो 4 वेद और 6 वेदांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। और आपको जानकर ये बात हैरानी होगा कि 108 उपनिषद हैं, लेकिन प्रमाणिक बस 13 ही हैं। ठीक है, 13 प्रमाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? यानी कि आप ये इसको मतलब कि धार्मिक सौहार्द भी बोल सकते हैं कि एक कम्युनिटी के बुक को दूसरे कम्युनिटी के लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। किसकी तोताए हिंद। ठीक है, अल-बरूनी को तोताए हिंद बोला जाता है। ठीक है, हम कहते हैं तो खिलजी बोल रहे हैं। चलिए, तो अल-बरूनी जो था वो किस टाइम में हुआ करता था? तो मोहम्मद गजनी के काल में। ठीक है, गजनी के काल में था। हाँ, और गजनी के साथ ही ये अल-बरूनी आया था। इसको तोताए हिंद भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये जब आया था तो ये पुराणों का तो अमीर खुसरो ना सॉरी मैंने गलती हो खुसरी को बोला। गई। इसको भी लेकिन कुछ बोला जाता था अल-बरूनी को। याद नहीं हमको। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मतलब 1000 ईस्वी में ये लोग आए थे, आके हम लोग के पुराणों का भी अध्ययन कर रहे थे, ये जानने के लिए कि यहाँ के लोग जो रहा करते थे वो रहा करते हैं वो किस तरह से रहा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद विषय वस्तु है किस चीज का? मतलब कि उपनिषद में क्या मिलेगा? तो दर्शन का। दर्शन मतलब फिलॉसफी। ठीक है, मतलब जो उपनिषद है वो फिलॉसफी है एक तरह से, दर्शन शास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण संबंधित हैं किससे? ब्राह्मण कर्म कांड से संबंधित है, यानी कि पूजा अर्चना ये सब चीज से संबंधित है ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, 4 वेद हुआ करते थे, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे बाद का कौन सा था? अथर्ववेद। सबसे पहला कौन सा था? ऋग्वेद। ठीक है, संगीत के लिए सामवेद, संगीत के लिए सामवेद, एक जादू टोना के लिए अथर्ववेद। ठीक है, और एक ऐसा था वेद जिसमें गद्य भी लिखा हुआ था और पद भी लिखा हुआ था, यानी कि स्टोरी लाइन भी था और ये क्या बोला जाता है, कविता भी था। ये कौन सा था? यजुर्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण, तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि वेदों को पढ़ने के लिए, आसान बनाने के लिए बहुत सारी चीज बनाए गए।
ठीक है, जिसमें वेदांग बनाए गए थे। और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए थे वो भी हर एक वेदों के साथ अटैच रहते थे, और उस वेद को ही समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ भी बनते थे। तो अपने अपने वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है उपवेद भी हुआ करता था समझने के लिए, यानी कि जो वेद लिखा हुआ है वो बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? यजुर्वेद, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो स्पीडी का सेशन था आज बस इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन में इसका हम फिर से डिस्कशन डालेंगे। अगर आपको हम लोगों का ये पढ़ाई और पढ़ाई का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ठीक है।